सीधे आज के विषय पर आते हैं। कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 5 जैव प्रक्रम या जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का स्रोत सीधे एनसीईआरटी की प्रामाणिक सामग्री है। और आज का हमारा मिशन बड़ा स्पष्ट है। इन जटिल वैज्ञानिक तथ्यों को किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक एक स्टेप में वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ समझना है। मतलब जब हम जीवित होने की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद सांस लेना या चलना फिरना, यही सब ना। लेकिन इस सामग्री को गहराई से देखने पर पता चलता है कि असली जादू तो उन अदृश्य स्तरों पर हो रहा है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन की इस पूरी परिभाषा को अगर हम आणविक स्तर पर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। बाहरी तौर पर कोई जीव बिल्कुल शांत लग सकता है, लेकिन उसके भीतर अणुओं की गतियां लगातार जारी रहती हैं। यही आणविक गतियां ही जीवन का असली आधार हैं। और आज हम रटने के बजाय क्यों और कैसे पर जोर देंगे। हाँ, क्योंकि अगर हम एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वे जीवित हैं। लेकिन पौधों के मामले में मतलब सिर्फ उनका हरा रंग होना या धीरे धीरे बढ़ना ही तो सब कुछ नहीं है ना। उन अदृश्य आणविक गतियों का क्या, जो हमें दिखाई नहीं देती? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और यहीं पर विषाणु यानी वायरस एक बहुत बड़ा अपवाद बनकर सामने आते हैं। जब तक वायरस किसी जीवित कोशिका को संक्रमित नहीं करते, उनमें कोई आणविक गति नहीं होती। वे एक तरह से निर्जीवी पड़े रहते हैं। इसीलिए तो विज्ञान में हमेशा ये विवाद रहता है कि उन्हें सजीव माना जाए या निर्जीव। मतलब जब तक शरीर के अंदर अणु गतिशील नहीं है तब तक जीवन नहीं है। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड सामने आता है, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। शरीर लगातार टूट फूट और पर्यावरण के प्रभाव से बचने के लिए जो काम करता है, वे सभी काम सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहलाते हैं। एकदम सही। और मजे की बात यह है कि ये मेंटेनेंस कभी रुकता नहीं है। आराम करते समय या सोते समय भी ये काम चलता रहता है। इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रणालियां हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पोषण की बात करते हैं। हम इंसान या दूसरे जीव जो भी भोजन खाते हैं वो मूल रूप से कार्बन आधारित होता है। हाँ, और इस पोषण को हम 2 मुख्य तरीकों से समझ सकते हैं। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहला है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक। इसमें हरे पौधे आते हैं। ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट पौधे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसका क्या होता है? वो उसे स्टोर कर लेते हैं ना? बिल्कुल, उसे वे मंड या स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है, मरुद्भिद यानी रेगिस्तानी पौधे। अरे हाँ, रेगिस्तानी पौधे। दिन में तो वहाँ बहुत गर्मी होती है। सही कहा। अगर वे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अपने रंध्र यानी स्टोमेटा खोलेंगे तो उनका सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। इसलिए वे एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक अपनाते हैं। वे रात में अपने रंध्र खोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और एक मध्यवर्ती उत्पाद बना लेते हैं। फिर अगले दिन जब धूप निकलती है तब वे उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना खाना पूरा करते हैं। प्रकृति का ये अनुकूलन सच में कमाल का है। अच्छा, ये तो हो गए पौधे, लेकिन जो विषमपोषी हैं यानी हेट्रोट्रॉफिक जीव जो दूसरों पर निर्भर हैं, उनके तरीके तो और भी अलग है। जैसे फफूंदी या फंगस, मैंने पढ़ा है कि वो तो शरीर के बाहर ही भोजन का विघटन कर देते हैं। हाँ, वो एंजाइम बाहर छोड़कर भोजन को पचा लेते हैं और फिर उसे सोख लेते हैं। और कुछ तो ऐसे परजीवी होते हैं जो बिना मारे ही जीवों से पोषण चूस लेते हैं, जैसे अमरबेल, सिर की जूं या पेट में पाया जाने वाला फीताकृमि यानी टेपवर्म। वहीं अगर हम अमीबा की बात करें तो वो अपने कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया से भोजन के कण को पूरी तरह घेर कर अंदर ले लेता है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर की बात हो गई। लेकिन अगर हम मानव पाचन तंत्र की बात करें तो ये तो एक बहुत ही अद्भुत और लंबी यात्रा है। मुंह से लेकर गुदा तक फैली एक पूरी नली, जिसे आहार नाल कहते हैं। और ये यात्रा मुंह से ही शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में जो लार होती है उसमें लार एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। इसका काम है जटिल मंड को सरल शर्करा में तोड़ना। यही कारण है कि जब हम रोटी को देर तक चबाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है। बिल्कुल। और फिर वहां से भोजन ग्रसिका यानी ईसोफेगस से होते हुए आमाशय यानी पेट तक पहुंचता है। हाँ, और आमाशय में असली रसायन विज्ञान शुरू होता है।
वहाँ जठर ग्रंथियां होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा यानी म्यूकस निकालती हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लेकिन उसे काम करने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। लेकिन वो अम्ल तो इतना तेज होता है कि पेट को ही नुकसान पहुंचा सकता है ना? एकदम सही सवाल। यहीं पर श्लेष्मा या म्यूकस काम आता है। यह पेट की अंदरूनी परत को उस खतरनाक अम्ल से बचाता है। और आपने रियल लाइफ में एसिडिटी के बारे में तो सुना ही होगा। जब पेट में यही अम्ल बहुत ज्यादा बनने लगता है तो हमें सीने में जलन महसूस होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पेट के बाद खाना जाता है शुद्रांत्र यानी छोटी आंत में, और स्रोत में ये साफ बताया गया है कि अलग-अलग जीवों में इसकी लंबाई अलग होती है। शाकाहारी जानवर जैसे गाय, उनकी शुद्रांत्र बहुत लंबी होती है क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज पचाना होता है, जबकि बाघ जैसे मांसाहारी जीवों की छोटी होती है क्योंकि मांस पचाना आसान होता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो छोटी आंत ही वो जगह है जहां सारा पाचन पूरा होता है। यहाँ यकृत यानी लिवर से पित्तरस आता है। अब वसा यानी फैट बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। पित्तरस क्या करता है कि उसे छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। इसे एमल्सीकरण कहते हैं। इसे याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। साबुन वाली ट्रिक, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। जैसे साबुन कपड़ों पर लगे मैल या तेल को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, ठीक वैसे ही पित्तरस वसा को तोड़ता है ताकि एंजाइम उस पर काम कर सकें। तो खाना पच गया, पोषक तत्व सोख लिए गए, लेकिन इस सब का असल में क्या अर्थ है? मेरा मतलब है, सिर्फ खाना पचाने से तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। वो ऊर्जा शरीर को कैसे मिलती है? यहीं पर श्वसन यानी रेस्पिरेशन की भूमिका आती है। कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो पहले 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में टूटता है। अब इसके बाद के रास्ते इस बात पर निर्भर करते हैं कि ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन है तो वो वायवीय श्वसन होगा, है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सही कहा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है जो एटीपी के रूप में जमा हो जाती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे यीस्ट में किण्वन या फर्मेंटेशन के दौरान, तो वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसका एक बहुत ही आम जिंदगी वाला उदाहरण भी तो है। जब हम अचानक कोई भारी काम करते हैं या बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। हाँ, क्रैम्प्स आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अचानक मेहनत करने से मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब वो पायरुवेट एक अलग रास्ता लेकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। यह परीक्षा के नजरिए से भी एक बहुत ही जरूरी उदाहरण है। बिल्कुल। अब ऊर्जा तो बन गई, लेकिन शरीर के भीतर इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत होती है। छोटे एक कोशिकीय जीवों में तो साधारण विसरण या डिफ्यूजन से काम चल जाता है, लेकिन हम जैसे बड़े बहुकोशिकीय जीवों में ये पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए हमारे पास एक पूरा डिलीवरी सिस्टम है, परिवहन तंत्र। मानव शरीर में हृदय एक पंप की तरह काम करता है। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। पक्षी और स्तनधारी जीवों को अपना शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। ये 4 कोष सुनिश्चित करते हैं कि ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त और बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध रक्त आपस में बिल्कुल न मिले। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं ना? हाँ, और इसकी तुलना अगर मछलियों से करें तो उनके हृदय में सिर्फ 2 ही कोष्ठ होते हैं। उनके शरीर में एक पूरे चक्र में रक्त केवल एक ही बार हृदय में जाता है। ये तो जानवरों की बात हो गई। पौधों में भी तो परिवहन होता होगा? बिल्कुल होता है, और इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। पौधों में 2 मुख्य नलिकाएं होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसे ऐसे याद रखें, ज से जाइलम और ज से जल। यानी जाइलम मिट्टी से पानी और खनिज ऊपर ले जाता है, और फ से फ्लोएम और फ से फल यानी फूड। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। जाइलम से जल और फ्लोएम से फल। ये सच में बहुत काम की ट्रिक है। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर में कुछ कचरा भी तो बनता होगा ना, जैसे नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ। उन्हें बाहर निकालना भी तो उतना ही जरूरी है। बहुत जरूरी है, और इस प्रक्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। इंसानों में ये काम मुख्य रूप से वृक्क यानी किडनी करते हैं। किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फिल्टर करने वाली इकाइयां होती हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यही खून में से यूरिया जैसे कचरे को अलग करते हैं। कई बार जब किडनी खराब हो जाती है तो कृत्रिम वृक्क, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं,
उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि पौधों का उत्सर्जन तंत्र हम इंसानों से बिल्कुल अलग है। वो किडनी या ऐसा कोई अंग इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, उनका तरीका एकदम अलग है। पौधे क्या करते हैं कि अपना बहुत सा कचरा पत्तियों की रिक्तिकाओं में जमा कर लेते हैं, और जब वो पत्तियां पुरानी होकर गिर जाती हैं तो कचरा भी उनके साथ चला जाता है। और मैंने सुना है कि वो पुराने जाइलम में भी कचरा इकट्ठा करते हैं। हाँ, रेजिन और गोंद के रूप में। आपने अक्सर पेड़ों के तनों से गोंद निकलता देखा होगा। वो असल में पौधे का अपशिष्ट पदार्थ ही है, और कुछ कचरा तो वे सीधे अपनी जड़ों के आसपास की मिट्टी में ही छोड़ देते हैं। मतलब पूरी तरह से एक इको फ्रेंडली कचरा प्रबंधन। इन सब पर बात करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। जरा सोचिए, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल शांत बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं, तब भी हमारे शरीर के अंदर अणुओं का एक विशाल, जटिल और बेहद अनुशासित ब्रह्मांड लगातार काम कर रहा है। वो काम कर रहा है ताकि ये पूरी व्यवस्था टूट ना जाए। अगली बार जब भी कोई थकान महसूस करे और सोचे कि आज दिन भर तो कुछ नहीं किया, तो शायद उसे याद रखना चाहिए कि उसके शरीर के भीतर मौजूद ये जैव प्रक्रम की खामोश मशीनरी बिना एक सेकंड रुके जीवन को बनाए रखने की सबसे बड़ी जंग लड़ रही है। क्या हम इस खामोश मेहनत की कभी सच्ची सराहना कर पाते?